दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो आपको पता ही है, अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स में हम डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी आप लोगों को बताते हैं। तो आज का जो हमारा जियोपॉलिटिकल अपडेट है वो काफ़ी ज़रूरी है। आज के जियोपॉलिटिकल अपडेट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर कितनी तेज़ी से बदल रहा है और उस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में पावर का एपिसेंटर कैसे चाइना धीरे धीरे बनता जा रहा है। ये मैं आपको बताऊंगा हाल ही में हुए 2 इंसिडेंट्स की वजह से, और अभी एक इंसिडेंस उसमें से रह रहा है। तो टोटल 3 इंसिडेंट्स हैं जिससे मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर बदल रहा है, प्लस पावर का जो फॉर्मूला है वो अब चाइना से ही कैलकुलेट होता है। ये सब कैसे हो रहा है, क्या है, इन सब के बारे में सारा कुछ मैं आज की लाइव में आपको बताऊंगा। आज की लाइव मेरी 3 भागों में बटेगी। सबसे पहले भाग में बताऊंगा कि कैसे ट्रंप और चाइना की जो विजिट रही उसकी वजह से क्या वर्ल्ड में चेंजेस आए, पुतिन की जो चाइना में विजिट रही उसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंजेस आए, और अब कुछ दिनों बाद जब शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया जाएंगे उसकी वजह से क्या जियोपॉलिटिकल ऑर्डर्स में चेंजेस आएगा। ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो करते आज की वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं। सबसे पहले आज मैं करूंगा अपनी स्लाइड्स से शुरुआत, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे सारा कुछ बताऊंगा कि एग्जैक्टली वर्ल्ड ऑर्डर में चल क्या रहा है। अगर हम अपनी स्लाइड पे आते हैं सबसे पहली, तो ये अब जो स्टेटमेंट आया है ये ट्रंप की जो विजिट रही थी चाइना पे, उस विजिट के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग होल्ड्स टॉक्स विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये 14 मई को इन्होंने दिया था और अपडेट अभी हाल ही में फिर से हुआ है। ये कहता है कि शी जिनपिंग नोटेड दैट ट्रांसफॉर्मेशन नॉट सीन इन अ सेंचुरी इज एक्सेलरेटिंग अक्रॉस द ग्लोब एंड द इंटरनेशनल सिचुएशन इज फ्लूइड एंड टर्बुलेंट। कैन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ओवरकम द Thucydides trap and create new paradigm of major country relations? Can we meet global challenges together and provide greater stability for the world? Can we build a bright future together for our bilateral relations in the interest of the well-being of the two peoples and the future of humanity? These are the questions vital for history, to the world, and to the people. Trump to set the course and steer the giant ship of China-US relations so as to make 2026 a historic landmark year and open as a new chapter in China-US relationship. अब यो Thucydides ट्रैप जो लिखा है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब एक ऑलरेडी वर्ल्ड पावर होता है या फिर कोई भी मतलब जो ऑलरेडी नंबर 1 पर होता है, जिसको मैं ऐसे समझाऊं तो कोई भी वर्ल्ड पावर होता है जो नंबर 1 पर होता है और कोई एमर्जिंग पावर होता है उसकी जगह लेने की कोशिश करता है, तो जो वर्ल्ड पावर होता है उसको एक तो अनकंफर्टेबल फील होता ही होता है, ये तो ऑब्वियसली बात है। और उसको हमेशा ये डर सताता है कि ये एमर्जिंग पावर वाला मेरी जगह ना ले ले। अब आपको पता ही है ये वर्ल्ड पावर की बात कौन होगा, वो ऑब्वियसली यूएसए है जो अभी सबसे पावरफुल है और उसकी पोजीशन हमेशा धीरे धीरे विद टाइम डिक्लाइन होती जा रही है, ये कोई नई बात नहीं है। एमर्जिंग पावर ऑब्वियसली चाइना है। तो ये कह रहा है कि ये जो सिचुएशन इस टाइम वर्ल्ड में क्रिएटेड है ऑलरेडी, कि चाइना एमर्जिंग पावर है, धीरे धीरे वर्ल्ड पावर की तरफ आगे बढ़ रहा है, और यूएसए जो ऑलरेडी वर्ल्ड पावर है वो इस सिचुएशन से अनकंफर्टेबल है। तो ये जो सिचुएशन बनी है, क्या इस सिचुएशन से यूएस और चाइना ओवरकम हो सकते हैं, ऐसा शी जिनपिंग ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। आगे कहते हैं कि प्रेसिडेंट स्ट्रेस दैट चाइना इज कमिटेड टू अ स्टेडी, साउंड and sustainable development of China-US relationship. I have agreed with President Trump on a new vision of building construction China-US relationship of strategic stability. This will provide strategic guidance for China-US relations over the next 3 years and beyond, and will receive by the people of both the countries and international communities. अब वो यही कह रहे हैं कि यूएस चाइना का रिलेशनशिप जितना बेहतर हो उतना दुनिया के लिए भी अच्छा है और दोनों कंट्रीज के लिए भी अच्छा है, और दोनों के रिलेशनशिप का कैसा दौर रहता है, पूरी दुनिया की नजर इस चीज पे हमेशा टिकी रहती है। आगे ये कहता है कि प्रेसिडेंट शी पॉइंटेड आउट दैट द टू साइड्स शुड इंप्लीमेंट द इंपॉर्टेंट कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स वी हैव reach and make better use of communication channels in the political and diplomatic and military
fields. The two countries should expand exchange and cooperation in areas such as economy and trade, health, agriculture, tourism, people and people ties, and law enforcement. इन सारी चीजों में कहते हैं कि दोनों कंट्रीज को और अच्छे से काम करना चाहिए. President Xi stressed that the Taiwan question is the most important thing in the US-China relationship. If it is handled properly, the bilateral relationship will enjoy overall stability. Otherwise, the two countries will have clashes and even conflicts, putting the entire relationship in great jeopardy. Taiwan independence and cross-strait peace are the irrecoverable as fire and water. Safeguarding peace and stability across the Taiwan Strait is the biggest common denominator between China and US, and US aside must exercise extra caution handling the Taiwan question. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ताइवान पर चाइना ऑलरेडी यूएस को काफी बार बोल चुका है कि भाई इस चीज के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा कि चाइना ताइवान को लेके बहुत ज्यादा सीरियस भी है और बहुत ज्यादा आप मान के चलिए कि मतलब हमेशा उस चीज को इस तरीके से लेके चलता है चाइना कि ताइवान के क्वेश्चन कोई भी कंट्री करता है तो चाइना उसको एक तो सबसे पहले सुनाता तो है ही है, प्लस उसके साथ सैंक्शंस लगाने को दौड़ने लगता है. वो चाहता है कि चाइना इतना सेंसिटिव टॉपिक है, ताइवान चाइना के लिए इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि वो इवन यूएसए तक को ये कहता है कि भाई तुम ताइवान को अलग रखो तभी हमारे रिलेशनशिप अच्छे से चलेगा. ये फैक्ट शीट है जो मैं आपको पहले अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं क्या क्या डिस्कस हुआ था कि यूएसए ने क्या, ये तो पिछला जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई वो चाइना की थी, ये यूएसए की तरफ से थी. यूएसए की फैक्ट शीट क्या क्या था मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूं. थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर देता हूं और पिछली वीडियो का लिंक भी लगा दूंगा. Contributing to the peace and prosperity, ये वही सेम चीज है. प्रेसिडेंट ट्रंप एंड शी जिनपिंग एग्रीड दैट यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना शुड बिल्ड अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, strategic stability on the basis of fairness and reciprocity. Both leaders agreed on Iran cannot have nuclear weapon, और लास्ट में लिखा था कि नॉर्थ कोरिया को डीन्यूक्लियराइज करना है. आगे पॉइंट में जाएंगे तो वही ट्रेड के बारे में यहाँ लिखा है कि फार्मर्स के लिए क्या ट्रेड लेकर आया है, और यहाँ पर लिखा है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड लिखना है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ये बनाने की बात चाइना और यूएसए के बीच में हो रही है. ये फैक्ट शीट आई थी दोनों के बीच में. अगला ये आता है रशिया और चाइना का जो स्टेटमेंट है. जब पुतिन साहब बीजिंग पहुंचे थे ये उससे रिलेटेड है. प्रेसिडेंट ऑफ रशिया मतलब रशिया ने ये स्टेटमेंट निकाली है कि दोनों के बीच में उस दिन क्या बात हुई थी. यहां कहता है कि अंडर जॉइंट strategic guidance, President Putin and mine, relation between China and Russia have reached a new milestone. Both sides must keep pace with the defining trends of our time to promote peace, development, cooperation, and mutual benefit, and strive to achieve higher quality growth in the bilateral relationship. First, we must strengthen high-level political mutual trust and act as each other's strategic bulwark. Political mutual trust is the hallmark of China relationship. It is enriched as the fundamental objective and principle in the Treaty of Good Neighborliness, Friendship and Cooperation, which President Putin and I have already jointly decided to extend. ये आपका शी जिनपिंग स्टेटमेंट दे रहा है. ये स्टेटमेंट जितनी भी है ये उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, ये शी जिनपिंग की ब्रीफिंग है. ये आगे कहता है कि सेकंड, वी मस्ट इंजेक्ट फ्रेश मोमेंटम इनटू हाई क्वालिटी म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन एंड वॉक हैंड इन हैंड अलोंग द पाथ ऑफ national progress and prosperity. In recent years, we have consistently been impressed by breakthrough development and remarkable result achieved in arranging bilateral cooperation. Indeed, our bilateral trade has now exceeded $200 billion for third consecutive year, despite the challenging external environment. Mutual trade growth around 20% by January. तीसरा पॉइंट में ये कहता है कि facility to high quality communication and exchanges among the citizen, thereby laying a solid foundation for China-Russia relationship for generations to come, underpinned by the dynamic development of China-Russia relations, bilateral, cultural, and humanitarian. The ties continue to deepen. Cooperation, education, culture, tourism, sport, advancing in full pace. अब ये कह रहा है कि China relation friendship enjoys greater support among people and our people drawing closeness and fostering. अब ये जितनी closeness ये शी जिनपिंग कह रहा है ना, इसी closeness से पुतिन डरता है. क्यों डरता है? ये खबर आप देखेंगे 18 जून 2025 की यूरो एशिया की खबर है. ये कहता है कि चाइना इंट्रूड्स इन रशिया बैकयार्ड एज मॉस्को रिमेन्स ऑक्यूपाइड विद यूक्रेन वॉर, अ न्यू थ्रेट, ग्रेट गेम इन सेंट्रल एशिया. मतलब चाइना ने रशिया के कुछ गांवों को, अपने जो बॉर्डर था, रशिया चाइना का बॉर्डर था, उस कुछ गांवों को अपने में मतलब जोड़ने की कोशिश करी थी जब ये पीक वॉर पे बिजी हो गया था. तो अभी मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखाकर ये बता रहा हूं कि एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स क्या आई हैं. बोर्ड पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सारा कुछ. ये स्टेटमेंट आई है. अब ये पुतिन साहब की स्टेटमेंट है जो पुतिन साहब ने स्टेटमेंट दी थी
उसी मीटिंग के दौरान। प्रेस स्टेटमेंट फॉलोइंग रशिया चाइना टॉक, ये कहते हैं कि रिगार्डिंग आवर टॉक्स टुडे दे वर हेल्ड इन ट्रेडिशनली वार्म, comfortable and constructive atmosphere. We held in depth discussions all key aspects of our bilateral cooperation. The joint statement we have signed following these talks outlines the priority spheres of our interaction. We have signed a large package of more than 40 intergovernmental, interagency and corporate documents. Some of them have been signed here. Many of the focus on further deepening our economic cooperation. I would like to emphasize Russia China important trade partner for each other in 2025. Our trade have reached nearly 240 billion and its structure is expanding. Modern enterprises in Russia and China have greatly contributed to the growth of mutual trade. Our coordinated actions to transition settlement between them as well as between our countries in general to payments in national currencies. अब ये national currencies में इनमें ट्रेड होता है, आपको पता ही है कि युआन और रूबल में ट्रेड होता है सारा का सारा, और ये सारा 240 बिलियन डॉलर पर ईयर नेशनल करेंसीज में होता है, मतलब डॉलर का पूरी तरीके से बाईपास करके ये काम करते हैं। फिर कहता है कि आई वुड like to point out that Russia and China actively cooperating in the sphere of energy. Our country is one of the largest exporter of oil and gas to China. कोल भी देता है. We are definitely ready to continue to ensure reliable uninterrupted supplies. We will of course continue to closely coordinate positions in our multilateral formats as well, including the G20, the World Trade Organization. ये सारे ऑर्गेनाइजेशन पे कहता है कि चाइना को हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे. रशिया को तो हो नहीं सकता क्योंकि रशिया तो ऑलरेडी सैंक्शनड स्टेट है, उसको ये पर जाने का कोई मौका नहीं देते हैं. अब ये मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा. ये ब्रीफिंग आ जाती है इन लोगों की लास्ट में, जब ये पुतिन साहब निकल गए थे बीजिंग से मॉस्को की तरफ. ये उसकी पूरी ब्रीफिंग है, इसको आप एक बार देख लीजिए. शी एंड व्लादिमीर पुतिन आर रैपिंग अप द टॉक्स बीजिंग विद अ बैंक्वेट अकॉर्डिंग टू चाइनीज स्टेट मीडिया. द रशिया लीडर इज ड्यू टू डिपार्ट इन बीजिंग. चाइना, अब क्या क्या बात हुई. चाइना एंड रशिया साइन मोर देन 20 एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टेक एज वेल एज डिक्लेरेशन ऑन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. दूसरा कहता है दे ऑल्सो इशूड अ लेंदी जॉइंट स्टेटमेंट इन विच दे अपीयर टू क्रिटिसाइज द यूएस मिलिट्री एक्शंस एंड गोल्डन डोम. इस पे बहुत ध्यान देना, दोनों ने गोल्डन डोम पे बहुत दिया. ये यूएसए का एक मिलिट्री प्लान है जो ट्रंप ने 2025 में शुरू किया था और उनका अनुमान है कि 2028 तक ये गोल्डन प्रोजेक्ट जो है ये हम पूरा कंप्लीट कर देंगे. आगे जाकर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से. तीसरा ये कहता है इन एन अपरेंट रेफरेंस टू स्टेट ऑफ हॉर्मोज चाइना एंड रशिया कॉल्ड ऑन कंट्रीज स्टॉप यूनिलैटरली इंटरफेयरिंग विद इंटरनेशनल ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स. फिर कहता है कि शी सेड चाइना एंड रशिया शुड फोकस ऑन प्रॉम्प्टिंग अ मोर जस्ट एंड रीजनेबल ग्लोबल governance system, while Putin said they had reached truly unprecedented level. However, the two countries failed to finalize details on multi-billion-dollar of Siberia to natural gas pipeline. Kremlin saying it reached in general understanding. ये इसके लिए पुतिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था चाइना के साथ कि जो यूरोप में तेल जाता है और एनर्जी और गैस जाता है रशिया का, वो डाइवर्ट कर वो चाहता था कि चाइना के अंदर आ जाए और यूरोप में उसका काम सारा बंद हो जाए. लेकिन चाइना कॉशियसली चलता है रशिया के साथ. क्यों चलता है वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, बट चलता जरूर है. आगे कहता है व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग शॉर्टली कंक्लूडेड टॉक्स. ये मैं बता चुका हूं. प्रीवियसली एग्रीड डील वाज बीन स्टॉल्ड फॉर इयर्स बट टू कंट्रीज रीच अ जनरल अंडरस्टैंडिंग. यही पाइपलाइन की बात कर रहा है, इसके बारे में ये ब्रीफिंग दे रहा है. द एग्रीमेंट कम्स एज द टू लीडर मीट इन बीजिंग एंड साइन मोर देन 20 एग्रीमेंट्स. लेंदी जॉइंट स्टेटमेंट करा, mention Russian gas supply, but otherwise does not indicate the leader reach any major breakthrough. Major breakthrough नहीं हुआ. Without Chinese money and tech, the very survival of Putin's regime would question. ये चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई है, अगली स्टेटमेंट आई है. But Beijing is being more careful with its language because she wants to appear close to Moscow, but not too close, writes China correspondent. मैंने अभी आपको दो चीजें बता दी. सबसे पहली बताई जो ट्रंप की विजिट रही चाइना में, उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी कि चाइना की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई और यूएसए की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई उसको लेकर. उसके बाद मैंने आपको बताया पुतिन की जो विजिट रही चाइना में, तो रशिया ने क्या स्टेटमेंट दी, क्या ब्रीफिंग हुई, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया. प्लस उसके बाद मैंने बीबीसी के आर्टिकल से आपको ये समझा दिया कि क्या क्या उनके बीच में बात हुई और क्या क्या नहीं हुई. अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. देखिए, एपिसेंटर ऑफ द वर्ल्ड इस टाइम एक ही कंट्री है, वो है आपका चाइना. ठीक है जी. चाइना से यूएसए भी ट्रेड करना चाहता है, चाइना से रशिया भी ट्रेड करना चाहता है. नॉर्थ कोरिया को मैं बाद में पकड़ूंगा. नॉर्थ कोरिया की विजिट का भी मैं जिक्र करने वाला हूं. जो मेरा तीसरा स्टैंड है वो शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया जाएंगे. क्यों जा रहे क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. लेकिन अभी हम बात करते हैं यूएसए और रशिया की. तो अब चाइना के पीछे यूएसए और रशिया दोनों क्यों पड़े हुए हैं, ये सबसे मुद्दे का सवाल है. आपको पता ही है, सबसे पहले तो ट्रंप आया था विजिट करने.
और उसके कुछ दिन बाद ही पुतिन साहब आ जाते हैं। अब लोग कहने लगे कि पुतिन डेस्परेट हो रहा था और मतलब चाह रहा था कि यार ट्रंप आ गया, यार मैं चला जाऊं, मैं देखना चाहता हूं कि शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में कोई ऐसी बात तो नहीं होगी कि मुझे बॉयकॉट कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये जो विजिट्स होती हैं ये काफी पहले ही प्लान हो चुकी होती हैं। इनको देखकर, किसी को देखकर ये प्लानिंग नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि ट्रंप काफी टाइम से बोल रहा था कि मुझे चाइना जाना है, तो उसी टाइम पर पुतिन साहब ने भी अपनी विजिट प्लान कर ली होगी, डेट फाइनल नहीं करी, लेकिन ये फाइनलाइज होता है। ऐसे कभी भी नहीं होता कि यार वो आया है 2-3 बाद मैं चला जाऊं, कभी भी ऐसा नहीं होता। दे आर प्लान्ड वीक्स बिफोर। उससे पहले काफी लोग उस कंट्री के, काफी लोग उनके जो स्पेशल फोर्सेस होती है वो उस कंट्री जाती हैं, चेक करके आती है कि सब ठीक है नहीं है, उसके बाद उनका हेड ऑफ स्टेट जाता है। तो दैट इज नॉट ट्रू कि एकदम से पुतिन ने इस वजह से प्लान करा क्योंकि ट्रंप गया था। चलिए अब हम आते हैं अपनी पहली चीज। सबसे पहले तो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड है, इसमें 2 तरीके से समझाऊंगा कि सबसे पहले चाइना से रशिया को क्या चाहिए, चाइना से यूएसए को क्या चाहिए और चाइना से नॉर्थ कोरिया को क्या चाहिए। ये सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। इस बोर्ड में मैं आपको यह समझाऊंगा कि चाइना को रशिया से क्या चाहिए, चाइना को यूएसए से क्या चाहिए और चाइना को नॉर्थ कोरिया से क्या चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं यूएसए से, शुरू करते हैं। चाइना से यूएसए को क्या चाहिए? सबसे पहले तो उसको यह था कि ईरान वॉर, कि भाई जो मेरी ईरान वॉर ऑलरेडी चल रही है, सबसे ज्यादा सपोर्टर ईरान का कौन कौन है इस टाइम? ईरान को सपोर्ट करने वाला है नंबर 1 पे इकोनॉमिकली है चाइना, और रशिया देता है उसको कुछ ड्रोन्स का सपोर्ट दे देता है, कुछ मिलिट्री सपोर्ट दे देता है। इकोनॉमिकली दे नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वॉर में एंगेज्ड है। वैसे तो मिसाइल्स भी ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि खुद वॉर में एंगेज है, लेकिन छुट मुट मदद करता रहता है। प्लस रशिया उसको इंटेलिजेंस पहुंचाता रहता है। लेकिन फंडिंग सारी चाइना से आती है, और जो गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सारे चाइना से आते हैं। ड्रोन से रिलेटेड बनाने की चीजें, टेक्नोलॉजी सब चाइना देता है। ये सारा कुछ तो चाइना ही प्रोवाइड करता है। तो ट्रंप का सबसे कहना था चाइना को कि भाई ये सपोर्ट ईरान को आप अपना बंद करो ताकि मैं ये वॉर को कंक्लूड कर सकूं। सबसे पहली डिमांड थी चाइना की, यूएसए की। सेकंड डिमांड यूएसए कर रहा है कि भाई हमें नॉर्थ कोरिया को डीन्यूक्लियराइज करना है। यूएसए कहता है चाइना को कि भाई हमको ये नॉर्थ कोरिया को डीन्यूक्लियराइज करना पड़ेगा ताकि एशिया में यूएसए पे कोई खतरा ना रहे। अब इस स्टेटमेंट को मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज नॉट पॉसिबल कि चाइना इस चीज को मान ले। इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद जब ये विजिट हुई, उसी के बाद चाइना ये घोषणा करता है कि शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो रॉयटर्स की खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें वो कहता है कि शी जिनपिंग विल बी एक्टिंग एज ए मीडिएटर बिटवीन ट्रंप एंड आपका नॉर्थ कोरिया का जो हेड है किम जोंग उन। इनके बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा शी जिनपिंग, इसलिए वो विजिट अपनी प्लान कर रहा है नॉर्थ कोरिया की। तीसरा ट्रेड तो आपको पता ही है, यूएसए चाहता है कि भाई सामान अच्छे रेट्स में आता रहे यूएसए के अंदर, प्लस यूएसए भी चाइना को सामान देता रहे क्योंकि चाइना भी काफी बड़ी इकोनॉमी है, तो वो भी अपना सामान चाइना के अंदर बेचना चाहता है। ट्रेड डेफिसिट जितना है वो कम से कम हो, क्योंकि यूएसए चाइना से ज्यादा सामान खरीदता है, तो ट्रेड डेफिसिट चाइना और यूएसए का काफी ज्यादा हो गया है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो उसको कम करने के लिए भी यूएसए चाहता है कि भाई चाइना भी हमसे सामान खरीदे ताकि ट्रेड डेफिसिट कम हो। चौथा आता है रेयर अर्थ। रेयर अर्थ आपको पता ही है, मैंने आपको कितनी बार बताया कि 90% रिफाइनिंग जो है रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग वो चाइना करता है। तो चाइना के पास इसका नलका है, तो ये रेयर अर्थ उसको प्रोवाइड करता रहे चाइना, ये यूएसए की डिमांड रहती है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और सोयाबीन, ये चाइना काफी खरीदता था, लेकिन क्योंकि 145% के आसपास उन्होंने टैरिफ लगा दिया था यूएस ट्रंप साहब ने चाइना पर, तो उन्होंने फिर ये खरीदना बंद कर दिया। तो अब वो कहता है कि फिर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बीफ जितना भी ये सब खरीदते थे, सोयाबीन वोयाबीन, ये सब खरीदना वापस चालू करो। ये यूएसए की डिमांड रही है चाइना से। ये तो मैंने कंक्लूड कर दी यूएसए की जो विजिट थी। अब मैं आता हूं रशिया की विजिट पर। रशिया की विजिट पे अगर आप आते हो, आपको पता ही है रशिया इस टाइम बहुत सारे सैंक्शंस झेल रहा है यूक्रेन की वॉर की वजह से। स्विफ्ट सिस्टम से उसको निकाल दिया गया है। यूरोप उसके साथ ऑयल और गैस खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, खरीदता है लेकिन बोलता जरूर है कि नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पुतिन भी खुद चाहता है कि भाई मेरा इनके साथ बिजनेस बंद हो। आए दिन ये लोग मुझे धमकी देते रहते हैं, फालतू बोलते रहते हैं। तभी वो ये कह रहा था चाइना से कि भाई साइबेरिया का एक पाइपलाइन है। अभी क्या होता है कि रशिया से एक पाइपलाइन जाता है यूरोप की तरफ, ठीक है जी, ये पाइपलाइन जाता है यूरोप की तरफ। इसके अंदर जाती है गैस, रशिया से साइबेरिया के थ्रू एक गैस लाइन जाती है यूरोप में। वो चाहता है रशिया कि भाई ये वाली जो गैस पाइपलाइन है ना, ये मैं चाइना की तरफ डाइवर्ट कर दूं ताकि भाई मेरा इनके साथ धंधा बंद हो।
इनका टंटा खत्म हो। इसके लिए बात करने पुतिन साहब गए थे, लेकिन चाइना ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस चीज के लिए नहीं दिया इनको। फिलहाल के लिए जनरल एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ हम इस चीज को आगे देखेंगे, बट पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाइना ने अभी नहीं दिया है, क्योंकि चाइना ये जानता है कि भाई रशिया इस टाइम चाइना के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी इतने सारे सैंक्शंस झेल रहा है कि रशिया को जरूरत है इस टाइम चाइना की, बहुत ज्यादा जरूरत है। कैसे, वो मैं अब आपको डिमांड्स में बताऊंगा कि रशिया चाइना से क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो एनर्जी की सेल, ऑयल और गैस। चाइना के अंदर एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा है, नंबर 1 पर चाइना आता है, नंबर 2 पे इंडिया आता है। चाइना के अंदर बहुत ज्यादा खपत है क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, तो इसलिए चाइना के पास तेल की खपत बहुत ज्यादा है। चाइना के पास इस टाइम अभी 200 दिन का रिजर्व पड़ा हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि 200 दिन का ऑयल रिजर्व चाइना के पास ऑलरेडी इस टाइम पड़ा हुआ है। उसके बाद भी चाइना को हर समय जरूरत रहती है, तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर है चाइना। और रशिया कहता है कि भाई ये तेल और एनर्जी का फ्लो चाइना की तरफ हमेशा बना रहे ताकि फंडिंग मेरे पास आती रहे। ऑलरेडी सैंक्शन झेल रहा है और प्लस उसके एसेट्स भी काफी सारे फ्रीज कर रखे हैं सबने। यूरोप ने भी कर रखा है, यूएसए ने भी कर रखा है, काफी जगहों पर उसके एसेट्स फ्रीज हो रखे हैं। तो कैश क्रंच तो उसको है ही है। चाइना उसके लिए हमेशा कैश प्रोवाइड करता रहता है इन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो रशिया चाहता है कि एनर्जी उसके पास फ्लो करती रहे। दूसरा, ट्रांजैक्शंस विदाउट स्विफ्ट एंड डॉलर। अब क्या होता है कि तेल की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो डॉलर में होती है, पेट्रो डॉलर आपको पता ही है। जितना भी वेस्ट से मिडिल ईस्ट से तेल जाता है वो पेट्रो डॉलर के थ्रू, डॉलर के थ्रू ही जाता है। और प्लस ये ट्रांजैक्शन स्विफ्ट से होती है, स्विफ्ट सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये सारी पेमेंट सेटल होती है। स्विफ्ट से ऑलमोस्ट सारे देश कनेक्टेड है, मेरे ख्याल से 150 to 160 देश कनेक्टेड है। कुछ छोटे मोटे देशों को हटा रखा है और रशिया को भी निकाल दिया था यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद। तो अब पेमेंट तो सेटल करनी पड़ेगी भाई। आप किसी को तेल बेचोगे, जैसे रशिया तेल बेचता है, तो पेमेंट लेने के लिए तो सोर्स होना चाहिए ना। तो ये स्विफ्ट सिस्टम होता था जिससे रशिया को निकाल दिया। अब रशिया ने सारी कंट्रीज से बात कर रहा था, इतनी खपत तो सिर्फ इंडिया की है और चाइना की है। रशिया चाहता था कि भाई लोकल करेंसी में मेरे साथ हो जाए, कि भाई मैं अपना रूबल दे दूं, आप मुझे या तो अपना युआन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से तेल लो, आप मेरे को युआन में पेमेंट कर दो, मैं आपसे कुछ सामान खरीदूंगा, मैं रूबल में पेमेंट कर दूंगा। ये इन लोगों की बातचीत मोटा मोटा हुई थी। अब इस वजह से भी रशिया को चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोकल करेंसी में काम हो जाता है, उसको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ती, तेल भी बिक जाता है, पैसा भी आ जाता है और उसका काम भी हो जाता है। अगर चाइना के साथ किसी तरीके से रिलेशन खराब होते हैं तो ये नेशनल करेंसी में ट्रेड होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से रशिया को बहुत ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। फिर वो तेल इतना सारा निकाल रहा है, वो बेचेगा कहां पर? क्योंकि उसकी खुद की इतनी खपत तो है नहीं, उसको बेचना ही पड़ता है। प्लस उसका एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है तेल। अगर वो ये बेचना बंद हो गया, तेल और गैस, तो रशिया के पास कैश क्रंच इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये वॉर लड़ना क्या, उसको देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन, नेशनल करेंसी। ये मैंने ऑलरेडी आपको इसी के साथ एक्सप्लेन कर दिया, युआन और रूबल में ट्रेड। फंडिंग आपको पता ही है, तेल बिक रहा है चाइना को, चाइना पैसा देता है, वो फंडिंग हो रही है, उस वजह से यूक्रेन वॉर वो लड़ रहा है। सपोर्ट या फिर साइलेंस ऑन यूक्रेन वॉर। अब क्या है कि सपोर्ट तो चाइना करता नहीं है रशिया को यूक्रेन वॉर पे। कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर चाइना ने ये कभी नहीं बोला कि भाई आई सपोर्ट यू ऑन द यूक्रेन वॉर। लेकिन रशिया कहता है आप सपोर्ट मत करो, लेकिन अपना साइलेंस हमेशा बनाए रखो, आप कुछ बोलो मत। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे बोलो कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं। रशिया कहता है मत करो सपोर्ट, लेकिन आप बोलो मत। और जहां पर भी मुझे जरूरत हो, जैसे यूएनएससी में सपोर्ट की जरूरत हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत हो, आप अपने वीटो पावर को यूज करके मुझे बस ये करो कि हाँ भाई आप मेरे साथ नहीं हो तो मेरे खिलाफ भी नहीं हो। तो रशिया हमेशा ये चाहता है, जिसकी वजह से भी रशिया को चाइना के साथ हमेशा बना के रखनी पड़ती है। तो आपको ये सारा कुछ मैंने बताया कि रशिया को चाइना की इतनी जरूरत क्यों है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं रशिया और चाइना के रिलेशनशिप में। रशिया जो है, आपके हिसाब से किसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन एडवर्सरी समझता है? अब आप ज्यादातर लोग ऑब्वियसली कमेंट में बताना, लेकिन आपका जहां तक मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा आप बोलेंगे कि रशिया ऑब्वियसली यूएसए को अपना एडवर्सरी समझता है। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही है, यूरोपियन कंट्रीज और इन सब के बीच में। तो आपका जवाब ज्यादातर मेरे ख्याल से यही है कि यूएसए इज द बिगेस्ट एडवर्सरी ऑफ रशिया। बट पिछले साल 2025 में मॉस्को में एक स्टडी निकली थी जिसमें यह बताया गया था कि रशिया का सबसे बड़ा एडवाइजरी इट इज नॉट यूएसए, इट इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब रशिया यूएसए से बड़ा दुश्मन अपना चाइना को समझता है।
ये रिपोर्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। लेकिन ये रिपोर्ट हटा दी गई थी, मेरे पास किसी तरह स्क्रीनशॉट रह गया, वो मैं आपको लगा दूंगा। ये रिपोर्ट हटा दी गई थी क्योंकि काफी ज्यादा लीक हो गई थी और काफी ज्यादा सर्कुलेट होना शुरू हो गई थी। लोग कहने लगे कि भाई आप चाइना से इतना सारा माल खरीद रहे हो, इतना सारा माल बेच रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो और आप चाइना को अपना एडवाइजरी समझ रहे हो। तो ये रिपोर्ट हटा दी गई। लेकिन क्यों ऐसा समझ रहे हो? वो इसलिए समझ रहे हो क्योंकि चाइना हमेशा रशिया को कभी भी बराबर की पोजीशन नहीं देता। चाइना हमेशा रशिया को इस हिसाब से समझता है कि चाइना को जरूरत रशिया की सिर्फ इसलिए रहती है कि यूएसए को काउंटर करने के लिए। अब आपको यह पता है कि यूएसए इज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, प्लस यूएसए इज द बिगेस्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मिलिट्री वाइज सुपर पावर है, उसका बजट इतना ज्यादा है, इतना सामान बनाता है, इतना कुछ है उसके पास। तो चाइना के पास पैसा है, चाइना के पास मिलिट्री है, चाइना के पास इक्विपमेंट्स है, लेकिन चाइना के पास वो जज्बा नहीं है लड़ने का जो यूएसए के पास है। तो चाइना को अकेला सिर्फ इकोनॉमिकली आप यूएसए को टैकल नहीं कर सकते। यू वांट ऐसे लोग जो यूएसए से ऑन ग्राउंड लड़ भी सके, वो उसको मिलता है रशिया से। इस वजह से चाइना रशिया को अपना एक एलाई समझता है, या एलाई से ज्यादा आप एक प्रॉक्सी समझ लो, ऐसा वो उसकी थिंकिंग में है, ऐसा उसकी थिंकिंग में है। रशिया इज अ सुपर पावर, ये सब जानते हैं, बट ये है कि चाइना की 17-18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, रशिया की जस्ट 3.5 या 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, एक चौथाई का मोटा मोटा फर्क आता है। तो चाइना इसलिए भी उसको अपने बराबर का नहीं समझता। प्लस मैंने आपको पीछे अपनी स्लाइड में भी दिखाया था कि चाइना रशिया बॉर्डर के आसपास कुछ ना कुछ गांव रशिया के हड़पता रहता है धीरे धीरे। मैंने आपको पिछली अपनी स्लाइड में भी बताया था। इस वजह से भी रशिया और चाइना आपस में कोशिश रहते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त की मांग है, इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना ही पड़ता है। रशिया और चाइना को, यूएसए को नहीं, रशिया और चाइना को एक दूसरे का साथ देना ही पड़ता है अगर इस भाई साहब को काउंटर करना है तो। और इस भाई साहब को काउंटर करने के लिए दोनों की पावर लगाना बहुत जरूरी है, ये वो जानते हैं अच्छे से। इसलिए ना चाइना रशिया का साथ छोड़ सकता है, ना रशिया चाइना का साथ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रशिया तो इतना ज्यादा डिपेंडेंट है जिसकी कोई हद नहीं। अगर रशिया ने किसी तरीके से चाइना के साथ बिगाड़ दी, फंडिंग बंद, तेल कहां बेचेगा, गैस कहां बेचेगा, युआन और इसके बीच में ट्रेड कैसे होगा, वीटो पावर यूएनएससी में सिर्फ चाइना के पास है जो उसको सपोर्ट करता है, वो कहां से मिलेगा? चाइना रशिया बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा इस दुनिया में। इसलिए उसको चाइना का हमेशा सपोर्ट रहता है और हमेशा ही शी जिनपिंग अपने आप को इन दोनों के रिलेशन में बड़े भाई की भूमिका में समझता है। वो कहता है कि भाई मैं बड़ा भाई हूं, मैं जो कहूंगा वही होगा, और होता भी है ज्यादातर, क्योंकि रशिया की मजबूरी है। अब इन सब के बाद मैं आपको यह बताता हूं कि एग्जैक्टली चाइना को यूएसए और रशिया से क्या क्या चाहिए। ये सारा कुछ इन दोनों के डिस्कस करने के बाद मैं नॉर्थ कोरिया में लास्ट में जाऊंगा। अब हम आते हैं चाइना को। चाइना की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले हम यूएसए में आते हैं। तो भाई चाइना ये कहता है यूएसए को कि अपना तो सबसे पहले तो ये जो ताइवान में जो तुमने अटेंशन बना रखी है ना, भैया अटेंशन हटाओ अपनी। हमको पसंद नहीं है कि आप ताइवान की तरफ नजर बना कर देखो। ताइवान वाइवान का क्या सिस्टम है मैं अपने आप देख लूंगा। ताइवान हमारा है, हम ही मानते हैं, तुम क्या मानते हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, और ना इस चीज में फर्क पड़ाने की कोशिश करो। ये सिंपल स्टेटमेंट है चाइना का टूवर्ड्स यूएसए फॉर ताइवान। ठीक है जी। अगला एआई चिप्स। अब हुआ क्या था, ट्रम्प साहब ने ना एक बहुत समझदारी वाली बात करी। ये ज्यादा उछाल आया नहीं मीडिया में, मैंने कहीं पढ़ा था। ट्रम्प साहब ने कहा चाइना को कि आप एक काम करो, आप ना हमको रेयर अर्थ देते रहो। ये जो 90% में बता रहा था ना, 90% रेयर अर्थ जो यूएसए चाइना प्रोसेस करता है वही देता है। उसने कहा आप रेयर अर्थ मुझे देते रहो, लेकिन क्या है ना, मैं आपको ना ये एआई चिप, जिससे ये चिप बनती है वो रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ से एआई चिप बनती है, और सारी ज्यादातर जितनी भी मॉडर्नाइज सबसे बेहतरीन एआई चिप्स है वो या तो ताइवान बनाती है, एनवीडिया यूएसए में बनाता है। ठीक है जी, सिंपल क्लियर। ताइवान से तो वो लेता नहीं है, ताइवान मना कर रखा है, भाई मैं चाइना को मैं दूंगा ही नहीं। सीएसएमएससी ने मना कर रखा है, मैं नहीं दूंगा। तो बचा कौन? एनवीडिया। अब क्या हुआ, ट्रम्प साहब गए, ट्रम्प साहब ने कहा कि आप हमको ना रेयर अर्थ दे दो, उससे मैं एआई चिप आराम से बना पाऊंगा और दुनिया में बेचूंगा। चाइना का ठीक है, दे देंगे आपको। चाइना ने कहा ठीक है, फिर आप एक बजट भी बांध दो, इतना इतना मतलब सामान एआई चिप्स का मुझे भी आप देंगे। ऐसा चाइना ने यूएसए से बोला। ट्रम्प साहब कहते नहीं हम आपको चिप तो नहीं दे पाएंगे। तो फिर चाइना बोलता कि भाई हम क्या पागल बैठे हैं, हमारे यहाँ पर कुछ लिखा है क्या? मतलब हम आपको प्रोसेस करके रेयर अर्थ पे और हमने आपसे चिप मांगे तो आप चिप ना दो हमको? वाह जी वाह। तो फिर चाइना ने तभी रेयर अर्थ पे कोई बात नहीं हुई और स्टेटमेंट भी नहीं आई, सिर्फ इतना ही बोला कि हम देखेंगे, हम अपना बड़ा दिल रखेंगे, हम अपना हाथ बड़ा करेंगे, बस बोला कुछ नहीं। लेकिन
कुछ भी फिगर नहीं लाया, इसी वजह से नहीं आया क्योंकि पर्दे के पीछे ये बात हुई, ट्रंप ने बोला आप मुझे रेयर अर्थ दो लेकिन मैं आपको चिप नहीं दूंगा, तो चाइना ने बोला तो भाई रेयर अर्थ भी किसी और से मांग ले, जब तेरे को चिप ही नहीं देनी तो मैं रेयर अर्थ काहे दूं अपना। तो अब ये जो एआई चिप्स की डिमांड चाइना चाहता है कि मेरे को मिलता रहे, क्यों? अभी क्या है, चाइना जो चिप्स बनाता है ना ऑलरेडी पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर चुका है, चिप्स से लेकर मशीन से लेकर सारा कुछ, क्योंकि सारी जगह से तो यूएसए ने अपने पकड़ बना रखी है, नीदरलैंड से मशीन आती है, नीदरलैंड में पकड़ बना रखी है यूएसए ने, ताइवान से चिप आती है, ताइवान पे पकड़ बना रखी है यूएसए ने, तो चाइना को वो सब मिलता नहीं है, तो चाइना ने मशीन भी खुद बनानी डेवलप करना शुरू कर दिया, चिप्स भी खुद बनाना डेवलप करना शुरू कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या है, जो चाइना चिप बनाता है ना वो H20 तक बनाता है फिलहाल के लिए, H20 तक एआई चिप बनाता है, एनवीडिया पहुंच चुका है H200 तक। H20 से H200 कम से कम 6 गुना ज्यादा फास्ट है। अब आप बोलोगे यार चाइना H20 तक बना चुका है तो 200 भी बना लेगा, कौन सी कोई बड़ी चीज है, अब ऑब्वियसली आप यही बोलोगे। लेकिन एक रिपोर्ट आई है, आई भी रिपोर्ट यूएसए की तरफ से ही है, मेरे पास जो फिलहाल डेटा है, लेकिन एक रिपोर्ट आई है H20 से H200 तक जाने में चाइना को 2028 तक का टाइम लग जाएगा। और आपको पता है ये एआई तो हर रोज अपडेट होता है, ये तो 2 साल की बात कर रहा है, हर रोज एवरीथिंग एनीथिंग, मतलब एवरी डे वी आर सीइंग न्यू थिंग्स कमिंग आउट ऑफ एआई। हर रोज हम एआई में कुछ ना कुछ नया देख रहे हैं, हर घंटे कुछ ना कुछ नई चीज आती है, कभी कुछ निकलता है कभी कुछ निकलता है, तो 2 साल का टाइम तो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए चाइना कहता है कि भाई ये ट्रेड डील में हमारे साथ एआई चिप का काम तो शुरू करो, हमको एआई चिप देना शुरू करो फटाफट। लेकिन अभी तक इस चीज में कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि यूएसए भी चाहता है कि यार एआई में चाइना की सिक्योरिटी बढ़नी नहीं चाहिए हमसे ज्यादा, ऐसा यूएसए अब कॉशियस होने लग गया चाइना को लेकर, इसलिए उसने मना कर दिया। तीसरे पॉइंट में आते हैं सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी की रोल आउट करो, कि भाई जो तुमने टीएस नीदरलैंड के साथ जो मशीन आती है सेमीकंडक्टर्स और ये चिप्स बनाने वाली, इसको जो तुमने मना कर रखा है ये अपने सारे रोल आउट हटाओ। उसने कहा कि भाई मेरे को भी ये सब खरीदने का मौका दो ताकि मैं भी मार्केट में जाकर ये सब चीजें खरीद सकूं, आपने जो सैंक्शंस और ये रुकावट लगा रखी है मेरे ऊपर वो आप सारी चीजें हटाओ, ऐसा चाइना का कहना है। यूएसए इस चीज के लिए मानेगा नहीं कभी भी, मुझे पता है, मतलब जो डेटा कहता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। चौथी चीज, ईरान का सैंक्शन हटे, ब्लॉकेज भी हटे ताकि तेल चाइना में वापस आ सके। वेनेजुएला का भी हटाओ, वेनेजुएला पे आप कहोगे वेनेजुएला पे तो हट चुके हैं भाई, लेकिन हट तो चुके हैं, लेकिन किसके कंट्रोल में वेनेजुएला इस टाइम? यूएसए के कंट्रोल में। तो ये ईरान और वेनेजुएला से बहुत सारा तेल चाइना को आता था जो बंद हो गया है, क्योंकि यूएसए ने वेनेजुएला को मना कर दिया कि भाई आप तेल चाइना को नहीं देंगे, कम कर देंगे, कभी भी देता है लेकिन बहुत कम कर दिया है। ईरान से तो ब्लॉकेड लगा दिया यूएसए ने, तो फिर वो ब्लॉकेड से तेल तो जा ही नहीं पा रहा है चाइना को, इस वजह से चाइना के अंदर तेल की बहुत ज्यादा किल्लत हो चुकी है। और पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि चाइना को तेल की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो चाइना यही कहता है कि भाई ये अपना जो ब्लॉकेड है ईरान से हटाओ, सैंक्शन ईरान से हटाओ, वेनेजुएला को फ्री करो ताकि वेनेजुएला के साथ मैं फ्रीली ट्रेड कर सकूं, ये भी डिमांड है चाइना की। फिर आता है आयरन डोम। ये आयरन डोम को खत्म करो, जो आयरन डोम सिस्टम यूएसए बना रहा है अपनी सेफ्टी के लिए, इसको खत्म करो। अब आप बोलोगे यार आयरन डोम तो यूएसए अपने लिए बना रहा है, अपनी कंट्री को बचाने के लिए बना रहा है, अपनी कंट्री को बचाने के लिए हर कोई कुछ भी कर सकता है, इससे यूएसए और इससे चाइना और रशिया को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, क्यों है? मैं आयरन डोम का पूरा मैंने एक बनाया है, उसको मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये देख लो कि चाइना को चाहता है कि आयरन डोम बंद हो, ये जो प्रोग्राम शुरू करा यूएसए ने इसको बंद किया जाए। ये पावर की हेजमनी बोले तो ये कहता है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ वर्ल्ड को जाना चाहिए। अभी यूएसए कहता है कि भाई कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है, यूएसए का ही दबदबा है, सारी ताकत एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट है यूएसए की तरफ। लेकिन चाइना कहता है कि भाई ये दिमाग से अपने फितूर यूएसए निकाले और ये सोचना शुरू करे कि भाई ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में अब कन्वर्ट हो चुका है, सारी ताकत, पूरी दुनिया की ताकत यूएसए में ही, यूएसए के आसपास ही स्थित नहीं है, सीमित नहीं है। अब हम भी पावरफुल होते जा रहे हैं, हम भी पावरफुल हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि आपसे लड़ सके, ऐसा इसका कहना है कि भाई पावर की हेजमनी जो है ये बंद करी जाए, यूएसए को अपने दिमाग से फितूर निकाल देना चाहिए। लास्ट में सैंक्शन और टैरिफ्स, जो सैंक्शन और टैरिफ्स चाइना पे लगे पड़े, चाइना कहता है भाई उसको हटाया जाए। अभी भी पहले 145 तक ले गया था टैरिफ जो है, उसको आज भी 50% तक मेरे ख्याल से अभी भी चाइना पे लगा रखे यूएसए ने, मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक बार देख लेना, मुझे लास्ट याद है 50% ही है। तो वो चाइना कहता है कि ये सब भी हटाओ। अब अगर हम दूसरी तरफ आते हैं कि रशिया को चाइना को रशिया से क्या चाहिए भाई? कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई,
अगर रशिया चाहता है कि कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाइना खरीदता रहे ताकि मेरे पास पैसा आता रहे, तो भाई चाइना को भी तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। चाइना भी थोड़ा बिना एनर्जी के रह लेगा। ईरान वैसे ही यूएसए ने खत्म कर दिया, वेनेजुएला वैसे ही यूएसए ने खत्म कर दिया, और मिडल ईस्ट से तेल वैसे ही आ नहीं रहा है, तो कहां से तेल आएगा? तो यहां से तेल आएगा। और चाइना चाहता है ये हमेशा आता रहे रशिया से तेल, तो कॉन्स्टेंट एनर्जी सप्लाई रशिया से आती रहे। रशिया चाइना यूएसए, रशिया प्लस चाइना इज इक्वल टू यूएसए। मैंने अभी आपको बताया कि चाइना के पास मिलिट्री हो सकती है, चाइना के पास पैसा हो सकता है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी हो सकती है, चाइना के पास सामान हो सकता है, चाइना के पास हवाई जहाज हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आप मानो ना मानो, चाइना डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मिलिट्री दैट कैन फाइट अगेंस्ट यूएसए। ये आप जानते हो। इंडिया ने तो बिल्कुल ही धो दिया था इनको बिना हथियारों के, आपको पता ही है अभी पीछे जो हुआ था। तो रशिया प्लस चाइना इज इक्वल टू यूएसए, ये इक्वेशन चाइना लेके चलता है, और हमेशा उसको पता है कि अगर मुझे यूएसए के साथ लड़ाई करनी है तो रशिया को साथ लेके चलना पड़ेगा। फिर आता है यूएनएससी में सपोर्ट, वीटो पावर। अकेला, अगर मैंने पिछली साइड में बताया था कि रशिया को डर है कि वीटो पावर केवल मेरे साथ सपोर्ट देने के लिए चाइना ही है, तो चाइना को भी ये डर है कि मेरे साथ सपोर्ट देने के लिए केवल रशिया ही है। दोनों के पास वीटो पावर है, अगर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो दोनों ही अकेले पड़ जाएंगे। तो दोनों को साथ चाहिए, और दोनों को यूएनएससी में वीटो की पावर चाहिए, जिसकी वजह से चाइना को रशिया की भी जरूरत है। अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट रखता है हमेशा, अभी रखा भी हुआ है यूक्रेन वॉर। ये मैं अपनी पहले काफी वीडियोस में बता चुका हूं। चाइना यूक्रेन वॉर को खत्म क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि अभी फिलहाल वर्ल्ड में मोटी मोटी 3 वॉर्स चल रही हैं। एक तो इसराइल जो मार रहा है लेबनान में, इसराइल जो मार रहा है गाजा में, एक तो ये लड़ाई है। इसको आप अलग ही समझ के चलिए, ईरान के साथ मत जोड़िए, अलग ही लड़ाई है इस टाइम, ठीक है? ये अलग ही चल रहा है, वो चलता ही रहेगा, ईरान की खत्म हो ना हो, इसराइल अपना लगा रहेगा। दूसरी वॉर चल रही है इसराइल यूएसए वर्सेस ईरान, ये दूसरी वॉर है, अभी सीज फायर चल रहा है, लेकिन ये वॉर अभी भी ऑन है, ठीक है जी। तीसरी वॉर है रशिया यूक्रेन की वॉर। अब अगर ये तीनों वॉर भगवान न करे बंद हो जाती है, मतलब भगवान करे, आई एम सॉरी, भगवान करे ये तीनों वॉर बंद हो जाती है, तो चाइना को पता है पूरी दुनिया का ध्यान आ जाएगा चाइना की तरफ, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर में चाइना इज द ओनली एडवाइजरी। चाइना को हर कोई अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि चाइना ऐसे एसिमेट्रिक चीजें करने लगा है दुनिया में। किसी भी देश को पैसा दे दो, उनकी चीजें हड़प लो, किसी भी देश को लोन दे दो, उनकी चीजें हड़प लो, किसी भी चीज में सामान फेंक दो, उनकी चीजें हड़प लो। ट्रेड डेफिशिएट हर कंट्री के साथ चाइना का इतना ज्यादा है कि कंट्रियों को डर लगने लगा कि भाई हम पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट होने लगे हैं। पड़ोसियों के साथ चाइना के बॉर्डर्स पे हमेशा दिक्कत रहती है, चाइना धीरे धीरे किसी के भी बॉर्डर पे चला जाता है। रशिया के बॉर्डर को कब्जा आ चुका है, ताइवान के साथ उसकी दिक्कत है, जापान के साथ उसकी दिक्कत है, इंडिया के साथ आपको ऑलरेडी पता है उसकी दिक्कत है। कोई भी ऐसा पड़ोसी नहीं है जिसके साथ चाइना की दिक्कत ना हो। इसलिए पूरी दुनिया सिर्फ चाइना को ही अपना दुश्मन मानती है। कई दुनिया तो स्टेटमेंट दे चुकी है, कई कंट्रीज तो स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुकी है कि चाइना इज आवर बिगेस्ट एडवाइजरी। रशिया का मैंने भी आपको बताया दोस्त दिखता है, लेकिन एडवाइजरी फिर भी चाइना को सबसे बड़ा समझता है। इसलिए चाइना चाहता है कोई ना कोई वॉर दुनिया में चलती रहे, जिसकी वजह से सबका ध्यान चाइना से हटके रहे। क्योंकि अगर चाइना से अगर इस वॉरों से सबका ध्यान हटा, सबका ध्यान आ जाएगा चाइना की तरफ, और चाइना को ओवरकम और बाईपास करने के लिए लोग काम करना और तेजी से शुरू करेंगे। ये चाइना प्लस वन की पॉलिसी जो है ना, ये दुनिया और तेजी से शुरू कर देगी, जिसकी वजह से चाइना को और समस्या शुरू हो जाएगी। दैट इज द ओनली रीजन। चाइना चाहता है कि ये ध्यान जो भटका के रशिया रखता है ना अमेरिका का और वर्ल्ड का, ये हमेशा लटका के रखे, और यूक्रेन के साथ छोटी छोटी वर्ड कुछ ना कुछ करता रहे। आर्टिक रूट्स ट्रेड, अब क्या है कि आर्टिक रूट है जो ऊपर आपका आर्टिक ओशन अबव रशिया, जो नॉर्थ पोल आता है ऊपर, नीचे जितने भी ट्रेड रूट्स हैं जो सी के थ्रू ट्रेड हो रहे हैं, आपको पता है वो धीरे धीरे ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उन रूट्स में अनसर्टिनिटीज काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आप जितने भी स्ट्रेट ले लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ले लो, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ले लो, बाबल मंदेब ले लो, इन सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती जा रही हैं। सुएज कैनाल में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सुएज कैनाल की पेमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब जो टैक्स जो इजिप्ट लेता है वो भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं इन सब की वजह से नीचे के एरिया में दिक्कत आती जा रही है, जिसकी वजह से ट्रेड करना मुश्किल हो गया है। तो जितनी भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, प्लस रशिया है, प्लस चाइना है, ये लोगों ने फिर एक चीज जो नहीं सोची है वो ये सोची है कि अब हम अपना ट्रेड रूट हमने बिलो द ट्रॉपिक सेंटर बना चुका है, अबव द ट्रॉपिक सेंटर बनाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ हम अब एक ट्रेड रूट बनाएंगे जो जिसपे इन कंट्रीज ने काम करना शुरू कर भी दिया है।
और ये लोग लगे पड़े हैं कि ऊपर की तरफ आर्टिक ओशन की तरफ हम अपना एक ट्रेड रूट अच्छा सा बना लें, ताकि नीचे का जो ट्रैफिक है हमको प्रॉब्लम ना दे। हमको कोई छोटी मोटी चीजें भेजनी हो, आज भी भेजना उन्होंने शुरू कर दिया ऑलरेडी। वहां पर आपको पता है बर्फ बहुत ज्यादा होती है, शिप्स का जाना इतना आसान है नहीं। केवल शिप्स नहीं जाती हैं, कार्गो शिप्स के साथ साथ ड्रिलिंग मशीन्स भी जाती हैं जो कि बर्फ को तोड़ते हुए निकलती हैं। तो अभी वहां पर काफी कॉस्टली काम है जितना भी ट्रेड हो रहा है, लेकिन छोटे मोट वहां पर शुरू हो चुका है। अब चाइना का आपको पता ही आर्टिक ओशन के साथ कोई लिंक है नहीं, लिंक कहां से आएगा? रशिया से। उस वजह से भी आर्टिक रूट फॉर ट्रेड, इसकी वजह से भी चाइना को रशिया की जरूरत है। ठीक है जी, आप ये समझ गए। तो इसलिए भी चाइना रशिया के साथ बना के रखता है, क्योंकि ये जो रूट है दैट इज द रूट ऑफ द फ्यूचर। अभी तो रूट जो नीचे से चल रहा है वो चल ही रहा है, जितने भी स्ट्रेट से चल रहा है, लेकिन आगे फ्यूचर में जितने भी होगा वो ऊपर से होगा। आप देखना आने वाले टाइम में होने वाला है, ये ज्यादा दूर नहीं है, ये टाइम काफी हद तक हो चुका है। 10% काम तो शुरू काम हो भी रहा है, ट्रेड चल भी रही है, लेकिन ये काम मेरे को जहां तक मेरा ध्यान है आगे 5 से 10 साल के अंदर ये 30 to 40% तक पहुंच जाएगा ये ट्रेड करना। तो इस वजह से चाइना इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता, इसलिए भी रशिया के साथ हमेशा बना के रखता है। साइंटिफिक एंड मिलिट्री टैलेंट, ये तो आपको मैंने बता ही दिया, मिलिट्री के स्पोर्ट के साथ ही है, ये ऊपर वाले पॉइंट के साथ ही है जो रशिया प्लस चाइना इज इक्वल टू यूएसए। तो साइंटिफिक मिलिट्री चैलेंज है, ठीक है जी। तो ये सारा चीज ओवरकम आपको मैंने सारा कुछ बता दिया ओवरव्यू कि भाई चाइना से रशिया और यूएसए क्या चाहते हैं, और रशिया और यूएसए से चाइना क्या चाहता है, ये मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। अब हम चलते हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ। पहले मैं आपको न्यूज आर्टिकल दिखा देता हूं, इससे आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। ये आयरन डोम में मैं आपको जाके बताऊंगा। अब आ गया जी, शी जिनपिंग में विजिट नॉर्थ कोरिया एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक, योनहप रिपोर्ट्स बाय रॉयटर्स। Chinese President Xi Jinping may visit North Korea as early as next week and will try to act as mediator between North Korea leader Kim Jong-un and US President Donald J. Trump. North Korea Yonhap News agency reported, quoting a senior government official. Another government sources was cited by Yonhap as saying a team of Chinese security service and protocol officials was in Pyongyang, ये capital है आपकी नॉर्थ कोरिया की, recently, and that a visit by Xi in late May or early June was likely. वो तो आपको पता ही है, वो जाते ही जाते हैं। Xi, who hosted Trump last week, will try to act as a mediator between Trump and North Korea, the senior official was quoted as saying in the report released late on Wednesday. Trump, who met Kim 3 times in his first term to negotiate the North Korea's nuclear program, he said he would be open to meeting the North Korean leader again and that he had a good relationship with him. South Korea Foreign Ministry said that the government hopes exchange between North Korea and China contribute to peace, stability on North Korea peninsula and China can play a constructive role, while declining a comment directly on reports of the Xi. अब मैंने आपको ये बता दिया कि भाई शी जिनपिंग की विजिट बहुत जल्दी होने वाली है, या तो मई के लास्ट में होगी या फिर जून की स्टार्टिंग में। अब मैं आपको नॉर्थ कोरिया की मजबूरियों में लेकर चलता हूं कि नॉर्थ कोरिया को चाइना से क्या क्या जरूरत है, फिर उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि चाइना को भी नॉर्थ कोरिया से क्या जरूरत है। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूं, चलो नॉर्थ कोरिया को क्या जरूरत है भाई? इकोनॉमिक लाइफलाइन। इकोनॉमिक लाइफलाइन तो क्या ही है, आपको पता है कि क्या फिगर है ये? मैं फिगर बताता हूँ आपको। इकोनॉमिक लाइफलाइन में अपने आप ही समझ जाओगे, 98%। आप बोलोगे भाई ये क्या है 98%? 98% माल जो नॉर्थ कोरिया बनाता है 98% चाइना में देता है, 98%। तो इकोनॉमिक लाइफलाइन तो ऑब्वियसली है ही। किसी कंट्री पे आप क्लोज टू 100% डिपेंडेंट हो गए, वो चला जाए तो भाई साहब ऐसी तो होनी ही होनी है। तो इकोनॉमिक लाइफलाइन तो ऑब्वियसली है ही है। तो चाइना तो जरूरत नॉर्थ कोरिया की है ही है। न्यूक्लियर स्टेटस, अभी तक सिर्फ चाइना ही है, अब मेरे ख्याल से रशिया भी हो चुका है। चाइना और रशिया ने ही इसके न्यूक्लियर स्टेटस को अभी तक माना है और बोला है कि हाँ इसके पास न्यूक्लियर हो सकता है, भाई क्या दिक्कत है। तो वो न्यूक्लियर स्टेटस इंटैक्ट रहे, इस वजह से नॉर्थ कोरिया को चाइना की जरूरत है। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया डिफेंस एंड इंटरनेशनल पैक्ट। अब क्या है कि नॉर्थ कोरिया पे हमेशा यूएसए की नजर रहती है, क्योंकि वो अब नॉर्थ कोरिया आपको पता ही है, वो बटन दबा दूंगा, बटन दबा दूंगा, बटन दबा दूंगा, अमेरिका को खत्म कर दूंगा। तो वो अमेरिका की नजर हमेशा नॉर्थ कोरिया पे रहती है। तो नॉर्थ कोरिया अकेला तो लड़ नहीं सकता, अकेला तो कोई भी लड़ नहीं सकता यूएसए के साथ। अगर तमीज से यूएसए लड़े, इस ट्रम्प के चक्कर में ना पड़े, तो अकेला तो कोई भी लड़ नहीं सकता। तो नॉर्थ कोरिया को, तो रशिया और चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन तीनों के साठगांठ की वजह से ही थोड़ा यूएसए दबा रहेगा, ऐसा नॉर्थ कोरिया का मानना है, और नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी भी रहेगी। सैंक्शंस एंड यूएसए रिलीफ, आपको पता ही है
10 से 12 किस्म के बड़े बड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएसए ने और यूरोपियन कंट्री और यूएन ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर। अब भाई उससे बचने के लिए कोई तो चाहिए ना उसको। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फिर कौन सी मिली? चाइना ही मिलेगी। और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का अगर आपको साथ मिल जाए, उससे बढ़िया क्या हो सकता है? दैट इज द रीजन नॉर्थ कोरिया को उसकी जरूरत है ही है। यूएनएससी में वीटो पावर चाइना और रशिया का, ये तो आपको पता है। यूएसए अगर यूएनएससी में कोई नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट कुछ आ जाए, चलो ना भी साथ अगर हम नॉर्थ कोरिया का दे ये दोनों कंट्रीज, लेकिन वीटो पावर से उसको रोक तो सकते हैं कम से कम। इस वजह से भी उसकी जरूरत है। ऑयल एंड एनर्जी, ये तो रशिया से भी आती है और चाइना के पास बड़ी से बड़ी रिफाइनरी है, वो ऑयल उसको देता ही देता है, इस वजह से भी उसको जरूरत है। अब चलते हैं कि भाई चाइना को नॉर्थ कोरिया के साथ चाहिए क्या चाहिए, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आयरन डोम, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से चाइना को नॉर्थ कोरिया की जरूरत है। अब मैं आपको समझाता हूं ये आयरन डोम क्या भला है। अब अगर आप ये आयरन डोम को देखें तो भाई ये आयरन डोम में 4 लेयर में ये आयरन डोम का काम होगा। सबसे पहले तो ये एक शील्ड बनेगी पूरी यूएसए के ऊपर। सबसे पहला लेयर जो बनेगा वो स्पेस से बनेगा। 7800 सैटेलाइट्स को रखा जाएगा जो कि नजर रखेंगी कोई थ्रेट ना आए। फिर अपर सरफेस ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर फ्रॉम अलास्का एंड कैलिफोर्निया, ये मतलब कि ये आपका इधर से भी और इधर से भी, दोनों कोनों से, एक अलास्का की तरफ से एक कैलिफोर्निया की तरफ से, दोनों तरफ से यहां पर प्रोटेक्शन है। कोई भी हथियार आएगा तो यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। लोअर सरफेस यहां से रखा जाएगा, लोअर सरफेस में इधर से नदी की तरफ सी की तरफ से हथियार कर जाएगा, इसको लोअर सरफेस प्रोटेक्शन पाएगी। फिर ये आ गई आपकी रीजनल सर्विस जिसमें थार्ड पेट्रियाट ये सिस्टम्स लगाए जाएंगे जमीन के ऊपर। मतलब अगर आपका यहां से भी मिसाइल इंटरसेप्ट ना हुई, यहां से भी ना हुई, यहां से भी ना हुई, तो लास्ट में आपका टर्मिनल डिफेंस से मिसाइल्स को या फिर किसी भी थ्रेट को इंटरसेप्ट करा जाएगा। लेकिन रशिया और चाइना को क्या दिक्कत है भाई? रशिया चाइना को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि भाई लेफ्ट ऑफ लॉन्च मिसाइल किल बिफोर इट फायर्स ऑन एनिमी सॉइल। अब क्या है कि रशिया और चाइना को दिक्कत इस वजह से है कि ये जो टेक्नोलॉजी ये जो बनाने लगा है ना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप जो भी मिसाइल दुश्मन की तरफ से आएगा ना यूएसए की तरफ, वो यूएसए चाह सकता है तो वहीं के वहीं पर उड़ा देगा जहां से वो स्टार्ट हुई है। अब मैं आपको इस चीज को बोर्ड पे समझाता हूं। देखिए अभी क्या होता है कि न्यूक्लियर वेपन की एक दिक्कत है। मतलब दिक्कत क्या है, एक चीज है, न्यूक्लियर वेपन का क्या सिस्टम है। न्यूक्लियर वेपन सबसे बड़ी बात है, अभी तक एक ही बार चला है हिरोशिमा नागासाकी पे, उसके बाद नहीं चला क्योंकि सब बहुत घबरा गए। लेकिन न्यूक्लियर वेपन हर कोई बना रहा है, धीरे धीरे अपने वॉरहेड्स को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन का होता क्या है? न्यूक्लियर वेपन की एक बात होती है कि अगर एक कंट्री है ए, ये कंट्री है बी, आप सपोज करो कि दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर फॉर एग्जाम्पल ए कंट्री बी कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन मार देती है, तो आप लोग तो ये जानते ही है कि बी के पास ये सिस्टम होगा ही होगा कि वो वापसी ए पे वो हथियार न्यूक्लियर वेपन फिर से मारेगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब आपको पता है कि कोई कंट्री में न्यूक्लियर मार दे तो इतना बड़ा तो न्यूक्लियर वेपन किसी के पास है नहीं कि पूरी की पूरी कंट्री को खत्म कर सके। एक स्टेट को खत्म कर देगा या फिर जैसा 2 स्टेट को खत्म कर देगा। उसके बाद भी कंट्रीज इतनी बड़ी होती हैं, कितने सारे स्टेट्स होते हैं, अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय कर रखा होता है न्यूक्लियर वेपन। तो अगर ए कंट्री बी पे मारती है तो बी कंट्री वापसी रिटेलिएट करेगी ए पे, और ये वाइस और वर्सा इनका चलता रहेगा। अब आप फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 50 स्टेट्स हैं यूएसए के और लगभग 40-50 के आसपास इसके प्रोविंसेस है चाइना के। आपको मोटा मोटा ये 40-50 ही चाहिए न्यूक्लियर वेपन। यूएसए पे 5000 और रशिया पे 6000 और इसके पास चाइना पे 600, इसका कोई मतलब नहीं है। ये 40-50 में ही सारा काम निपट जाएगा सबका। ये तो वे एक तरीके से वैसे बना के रखा हुआ है। तो ये क्या होता है, डेटरेंस की वजह से रखा जाता है कि भाई एक दूसरे को ये है कि ए वाला बी पे ना चला दे और बी वाला ए पे ना चला दे, तो आपस में डर बना रहे, इस वजह से सारा काम होता है। अब इस डेटरेंस को अगर हम ओवरकम कर ले तो बोले तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो ए कंट्री है और ये जो बी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए कंट्री बी कंट्री पे अटैक कर देती है, तो अब तक जो सिस्टम चलता आ रहा था उसके हिसाब से क्या था कि भाई ए ने बी पे मारा तो बी वापसी ए पे मार देगी, यही था ना। लेकिन आयरन डोम में क्या है, गोल्डन डोम में, गोल्डन जो इनका जो डोम बना रहे हैं उसमें क्या है कि ए बी पे मारेगा न्यूक्लियर वेपन। अब जब बी न्यूक्लियर वेपन यहां से लॉन्च करेगा चलाने के लिए, आयरन डोम में सैटेलाइट के थ्रू ऐसा सिस्टम है, ये सैटेलाइट्स हैं तो इसके थ्रू ऐसा सिस्टम है
कि ये यहीं पर ही नष्ट कर देगा इसको, मतलब कि वो लॉन्च ही नहीं होने देगा उसको। और ये जो सिस्टम, जो डेटरेंस का जो सिस्टम था, ये आयरन डोम तो इसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा, गोल्डन डोम जो भी है। इस वजह से ही यूएसए और चाइना और रशिया को दिक्कत है कि भाई तुम्हारे पास तो वो वाली ताकत हो जाएगी कि तुम मुझे मार सकते हो, मेरे पास तो रहा ही नहीं तुम्हारे को मारने का कोई सिस्टम। और ऐसा सिस्टम अभी तक रशिया और चाइना के पास है नहीं कि इसको ओवरकम कर सके। होगा क्या कि मतलब कि यूएसए मारता रहेगा, मतलब कंट्री ए मारती रहेगी कंट्री बी और सी को, जिसको हम चाइना और रशिया बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग लॉन्च करने लगेंगे सैटेलाइट के थ्रू, इनको नष्ट कर दिया जाएगा, सैटेलाइट के थ्रू फिर इसको नष्ट कर दिया। अब सैटेलाइट कितनी रखाई है उसने? 7800, 7800 सैटेलाइट्स। कितनों को मारोगे? अगर इनको चाइना और रशिया को ये हुआ कि भाई सैटेलाइट को ही मार देते हैं तो मैं अपना मार दूंगा, भाई कितनों को मार लोगे? 7800 सैटेलाइट थोड़ी ना मार लोगे ऊपर। जंग को इतनी लंबी, ये न्यूक्लियर वॉर इतनी लंबी थोड़ी ना होती है, वो तो मार और खत्म। तो ये डेटरेंस को खत्म करना चाह रहा है अपने गोल्डन डोम से, इसी वजह से चाइना और रशिया को सारी समस्या है और इसी वजह से वो इससे लड़ रहे हैं। अब मैं आता हूं अपने नॉर्थ कोरिया के पॉइंट पर कि नॉर्थ कोरिया की जरूरत क्या है चाइना को। ये गोल्डन डोम से रिलेटेड ही है। सपोज करिए ये कंट्री है ए, ये कंट्री है बी। अब मैं ए बी क्या बोल रहा हूं, ये यूएसए है, ये चाइना है। छठ करो ए और बी को, यूएसए और चाइना है। यूएसए ने चलाया चाइना पे न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, चाइना ने चलाया न्यूक्लियर वेपन, सैटेलाइट ने उसको खत्म कर दिया चाइना के हेमिस्फेयर में ही, चाइना के अपने एयर स्पेस में ही खत्म कर दिया। डन। ऐसा चलता रहा 3-4 बार। सिंपल सी बात है, नहीं हो पाया। इसके 600 मिसाइल हो गई खत्म। 600 वॉरहेड को मान के चलो कि खत्म कर दिए या फिर डिस्ट्रॉय कर दिए, मतलब चलने लायक नहीं रहे, आप कुछ भी समझ लो, आप जैसा भी आपको ठीक लगे। चाइना क्या करेगा? चाइना क्या करेगा भाई? चाइना अपने साथ में रखेगा एक तो रशिया को, जिसके पास है 6000, प्लस अपने साथ रखेगा नॉर्थ कोरिया को, जिसके पास अभी 50 से 60 के आसपास। तो नॉर्थ कोरिया की जरूरत चाइना को है अपने न्यूक्लियर वॉरहेड के बफर के लिए अगेंस्ट गोल्डन डोम। समझ आ गई आपको? होगा क्या इसमें कि अगर रशिया, चाइना, यूएसए मारता रहा चाइना को, तो इनका सपोर्ट भी रहेगा कि ये भी मार सके न्यूक्लियर वेपन यूएसए को। तो एक बफर बना के रखना चाहता है चाइना। अब आप एक बात बताओ, क्या चाइना अपने बफर को डीन्यूक्लियराइज कर देगा? मेरी सबसे पहली स्लाइड का सवाल, क्या डीन्यूक्लियराइज करेगा चाइना? किसी कीमत पे नहीं करेगा। उसका न्यूक्लियर बफर है नॉर्थ कोरिया, वो कभी किसी कीमत पे डीन्यूक्लियराइज नहीं करेगा नॉर्थ कोरिया को, किसी कीमत पे नहीं कर सकता वो। ये मेरे पहली स्लाइड का सवाल आ गया आपके पास। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, वॉच डॉग इन एशिया। वॉच डॉग मतलब तो देखभाल करने वाला। भाई मेरे को कोई चाइना को परेशानी ना हो जापान से या साउथ कोरिया से, तो नॉर्थ कोरिया रहता है, बटन दबा दूंगा, बटन दबा दूंगा, बटन दबा दूंगा। तो वो बंदा चाइना को चाहिए हर समय, प्रॉक्सी है। जैसे ही कोई चाइना पे बोलता है, मतलब सॉरी, चाइना पे कोई कुछ बोलता है, नॉर्थ कोरिया आ जाता है, बटन दबा दूंगा, सब शांत। वो बटन दे रखा है उसने, पता नहीं चलता भी है कि नहीं चलता, वैसे ही दे रखा है। ट्रस्टेड है लायन प्रॉक्सी। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो आज मैंने आपको ये बताया कि कैसे चाइना पूरे वर्ल्ड के पावर का एपीसेंटर बन गया है। चाइना की जरूरत यूएसए, रशिया और नॉर्थ कोरिया को क्यों है, और नॉर्थ कोरिया, यूएसए और रशिया को की जरूरत भी चाइना को क्यों। आशा करता हूं आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।